हेलो स्टूडेंट्स, देखो सीए फाइनल में दिसंबर 2021 की जो आरटीपी थी उसके दो पोर्शन है। नंबर 1 अमेंडमेंट्स, मैं आपको अलग से अमेंडमेंट क्लास में करवा चुका हूं। नंबर 2 उसमें जो केस स्टडी वाले एमसीक्यू है, नॉर्मल एमसीक्यू और क्वेश्चंस है, उनका सॉल्यूशन वो अभी अपन और कहते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीएसआई के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके रखो, आगे एमटीपी भी जो आएगी वो भी मैं सॉल्व कहते हैं इसमें करवाऊंगा। तो सबसे पहला लेते हैं, ये पार्ट 2 क्यों है, क्योंकि 1 में क्या थे वो अमेंडमेंट्स, तो पार्ट 2 केस स्टडी सिनेरियो। देखो केस स्टडी में ध्यान रखो कि बहुत सारी थ्योरी तो फालतू की गिवन होती है। अगर आपको याद हो, मैंने जो 30 केस स्टडी गिवन है उनको सॉल्व करवाया था, उसमें भी एक पैटर्न बताया था कि कई बार हम डायरेक्ट कहते हैं इसमें जो एमसीक्यू गिवन है उससे भी सॉल्व कहते हैं इसमें कर सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा टाइम कहते लेते हैं। ये एक स्टोरी है। इनिशियली दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कैपिटल from their own resources and the paid up capital at the time of incorporation was 50 करोड़। मतलब ये जो कंपनी है सुकेश वेब डेवलपर्स लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी, इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 50 करोड़। डेटा फॉलो करना है। अमंग द 7 members 3 members occupied the position of director in the company। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, इसमें 7 थे, ठीक है। और 7 में से 3 कहते हैं इसमें कौन सी पोजीशन पर आ गए? डायरेक्टर वाली पोजीशन पर आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना डेटा फॉलो करना है? 3 डायरेक्टर्स का कहते हैं फॉलो करना है, और 3 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर क्या हो रही है? फुलफिल हो रही है। इन एडिशन टू दिस 2 अदर पर्सन वर अपॉइंटेड ऑल्सो एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक प्रोफेसर था आईएम में, और दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं इसमें एडवोकेट है। ये कंपनी अनलिस्टेड है क्योंकि लिस्टेड कहीं नहीं आया, पर इसकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 50 करोड़। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का फॉर्मूला क्या कहता है? सर या तो आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 10 करोड़ और मोर। यहाँ तो 50 करोड़ है। आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 100 करोड़ और मोर। या फिर आपकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितनी होनी चाहिए? एक्सीडिंग 50 करोड़। तो ये सॉल्व किससे हो जाएगा? पेड अप कैपिटल से। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं। अगर ये लिस्टेड होती तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बिहाफ पे अपॉइंट करने पड़ते हैं। लिस्टेड ये है नहीं। द पॉपुलैरिटी एंड यूजर फ्रेंडली फीचर्स ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स इंक्रीज द डिमांड। बाद में इसका टर्नओवर बढ़ के मार्च 19 में तो कितना हो गया? 100 करोड़। और मार्च 20 में कितना हो गया? 350 करोड़। अच्छी बात है, 350 करोड़ का मतलब वुमेन डायरेक्टर आएगी। The company secretary in full-time employment of company apprised the board that company should now appoint at least 1 woman director। सर एक तो अपॉइंट करो क्योंकि आपका टर्नओवर 300 करोड़ को क्रॉस कहते हैं इसमें कर रहा है। The board agreed and the name of Sudha, the wife of Sukesh। सुकेश कौन है? कंपनी का प्रमोटर कम एमडी। इसकी वाइफ को आपने वुमेन डायरेक्टर बनाया। देखो वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो है नहीं जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो, किसी को भी बना सकते हो, बस वुमेन होनी चाहिए। द कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये तो बता दिया अपॉइंट करना है। आपने एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट किया 10 अप्रैल 2020। अब ये बंदे हो गए कंपनी में, एमडी, डायरेक्टर, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर। चलो, ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन राहुल, वन ऑफ द मेंबर एंड डायरेक्टर इन द कंपनी, पास्ड अवे ड्यू टू कोरोना। एक मेंबर डायरेक्टर को कोरोना हुआ, काम खत्म। तो 7 थे, एक गया, बचे कितने? 6। However, the company went on doing business in spite of the fact that minimum requirement of members reduced from 7 to 6। अब कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं अप्राइज करता है बोर्ड को कि सर राहुल की वाइफ जो थी उसको शेयर ट्रांसमिट कहते हैं इसमें कर दो, तो वो 7 के 7 हो जाएंगे वापस। बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया ट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट को। बोर्ड सेक्रेटरीट ऑफ द कंपनी एंटर द नेम ऑफ अरुंधति एज मेंबर ऑफ द कंपनी। नाउ अगेन द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये तो केवल टाइम पास था इसलिए मैंने इसको बोल्ड नहीं किया। केस स्टडी में मैंने काम वाली बातें बोल्ड कर दी है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द 5 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर हेल्ड। अपना तो 4 से ही काम हो जाता, बट सुधा बीइंग अ वुमेन डायरेक्टर नेवर एवर अटेंडेड द मीटिंग, और हर बार वो लीव ऑफ एब्सेंस लेती रही। अगर आपने कहते हैं इसमें लास्ट 12 मंथ्स की एक भी बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो सेक्शन 167 क्या कहता है? सर आपका ऑफिस वैकेट खाली। तो इसका ऑफिस कहते हैं इसमें खाली हो जाएगा।
अब कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं इसमें बीओडी को बता रहा है कि सर देखो इसकी पोस्ट तो खाली, कहते हैं इसमें हो गई। अब सुधा कहते हैं इसमें द बोर्ड एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एंड वाज एडवाइज्ड टू मूव अहेड टू कंप्लीट द लीगल फॉर्मेलिटीज। बोर्ड कहता है चलो सर आपकी बात सही है, अब दूसरी को अपॉइंट करेंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। स्टेट द लीगल पोजीशन अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड बाय SWD। देखो वुमेन डायरेक्टर आपको अगर टर्नओवर 300 करोड़ और मोर हो गया तो अपॉइंट कहते हैं इसमें करनी पड़ेगी। पेड अप कैपिटल इन्होंने यहाँ पर बेस बनाया नहीं है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी वुमेन डायरेक्टर, गलत। It is not required to appoint women director since paid up capital is 50 crore which is below the threshold limit of 100 crore। ठीक है, अगर वो टर्नओवर नहीं आता तो आंसर यही था। It is required to appoint at least one woman director since the turnover of company has crossed 300 crore। ये सही है। If both the condition paid up capital, ये तो फालतू है। The company is not a listed entity, even then it has appointed two independent director। Why? सर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर से ज्यादा हो गई, तो पेड अप कैपिटल का कहाँ है, ये रहा। बिल्कुल आसान है। डेटा क्वेश्चन की वर्डिंग मतलब उसकी स्टोरी पढ़ोगे तभी आपके क्लिक हो जाएगा। इसका मतलब आप बहुत बढ़िया पोजीशन में हो, और क्लिक नहीं हो रहा फिर इनको देख कर करो, फिर भी नहीं हो रहा फिर जय माता दी लगाओ, जो सही लगे, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं। इन द अबव केस सुधा वाज अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर इज परमिसिबल। यस, वुमेन डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ी ना, नहीं, ये भी गलत है। ये there is no prohibition or restriction in the Companies Act 13 to appoint any woman to fill up the vacancy of woman director, even she is a relative of any of the director, it is immaterial। So B। Fourth, Sudha being a woman director did not attended any meeting during FY 2021। आपको बताया था इसकी पोस्ट खाली हो जाएगी, वो ढूंढ लो। ओ वुमेन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, ये भी गलत है। ये सही है, वो 12 मंथ से मीटिंग को अटेंड करता है, इसमें नहीं करी तो उसकी पोस्ट सेक्शन 167 की भी यहाँ पे खाली हो जाएगी। सी, देखो सी। तो ये आपकी केस स्टडी कहते हैं इसमें, देखो फर्स्ट वाली तो हो गई। अब अपन किस पे आ रहे हैं, सेकंड वाली कहते हैं इसमें केस स्टडी पे। केस स्टडी हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, आसान। और चलो अब सेकंड केस स्टडी का नंबर लेते हैं। विवान कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। अमाउंट लैंड बाय लेंडर्स फॉर वर्किंग कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज ओवर करंट एसेट्स इंक्लूडिंग रिसीवेबल्स एंड स्टॉक एंड फिक्स एसेट्स आर प्रोवाइडेड एज कोलेटरल्स। मतलब ये आपका आईबीसी का क्वेश्चन कहते हैं, इसमें आ गया। सिक्योर क्रेडिटर है, वर्किंग कैपिटल मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, और सिक्योर्ड तो है ही। Mr. Ravi, CFO, being an authorized person to make an application, files for corporate insolvency resolution process to the adjudicating authority at Mumbai on 29th March 2020। क्या कॉर्पोरेट डेटर खुद कहते हैं इसमें अप्लाई कर सकता है CIRP के लिए? यस, ठीक है। The adjudicating authority admitted the application and passed an order for initiating CIRP under section 10 of the IBC एंड मॉरिटोरियम डिक्लेयर हो गया सेक्शन 14। वो तो खैर ठीक है, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एडमिट होगी वो डेट ऑफ कहते हैं इसमें इनिशिएशन ऑफ CIRP है, उससे CIRP वैसे तो 180 प्लस एक्सटेंशन 190, ओवरऑल टाइम कितना हो गया 330 डेज में कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो CIRP का ड्यूरेशन है वही मॉरिटोरियम का ड्यूरेशन कहते हैं इसमें होता है। द ऑर्डर पास बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ IRP and thus Mr. Rahul was appointed as IRP by a separate order dated 30th April 2020। तो देखो यहां पर कोई डेट गिवन नहीं है कि आपने उसकी एप्लीकेशन कब एडमिट की, तो जिस दिन ये IRP अपॉइंट हुआ है वही डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ CIRP मानी जाएगी, मतलब 30th अप्रैल 2020। ये साइलेंट की सिचुएशन में, अगर यहाँ पर कोई डेट दे देता तो बढ़िया था, और वैसे ही देखो 29 मार्च को आपने एप्लीकेशन दी है और 30th अप्रैल 2020 तक कहते हैं इसमें एक सेपरेट ऑर्डर कहते हैं इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दूर थोड़ी नहीं गए। The said order copy was, however, received to Mr. Ravi on 3rd May 2020। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। And on the very same day, Mr. Rahul was informed regarding his appointment। Subsequently, Mr. Rahul made a public announcement। वो 15 days में उसको कर देनी चाहिए थी। अब आपको कहते हैं इसमें बताना है कि लेंडर की कैटेगरी क्या है COC में। फाइनेंशियल क्रेडिटर है सर,
सिक्योर क्रेडिटर वो भी है। जब दोनों है तो आंसर इधर क्या होगा, आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड। What among the following is necessary for filing an application for CIRP by the authorized representative of Vivan Contractors Limited? देखो अगर कहते हैं इसमें एप्लीकेशन खुद कौन दे रहा है, कॉर्पोरेट डेटर, तो कॉर्पोरेट डेटर अगर कंपनी है तो एसआर पास होगा, और अगर वो एलएलपी कहते हैं इसमें तो 3/4 ऑफ पार्टनर्स की क्या होनी चाहिए, कंसेंट। यहाँ पर एलएलपी का कनेक्शन है, यहाँ पर किसका कनेक्शन है, कंपनी का, तो एसआर पास होना चाहिए। ये रहा। Which date shall be considered as the insolvency commencement date for the purpose of computing the time period for CIRP? डेट अपने कौन सी ली, 30 अप्रैल, ये ले लो। Which date shall be the last date for the completion of CIRP? देखो 30 अप्रैल है, ये आपकी 2020, ये CIRP इनिशिएशन डेट है। अब इससे विद इन 330 डेज, क्योंकि इसमें सारे एक्सटेंशन आ जाएंगे, पहले तो 180 + 90 होता था, पर ये नया 2 साल से अमेंडमेंट आ चुका था। कंप्लीशन ऑफ CIRP होना चाहिए। अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो 11 मंथ्स ही तो वे 330 डेज, वो चलो जो अपना डेज एक्स्ट्रा कहते हैं इसमें आ जाते हैं, वो लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 फेब में एडजस्ट कर देंगे। तो 30 अप्रैल से 330 डेज, मतलब लमसम वे में अपने कितने मंथ्स हो गए, 11 कहते हैं इसमें मंथ्स। तो अप्रैल से मार्च आ जाओ, तो आंसर में मार्च तो आना तय है। अब मार्च में अपने पास दो डेटा है, एक 20 मार्च 2020, इसका तो कोई सेंस ही नहीं, तो बचा कौन सा, 25 मार्च 2021। बाकी दिमाग मत लगाओ, आंसर सीधा ही है, 11 मंथ्स अपन आगे ले गए। तो बी। अंडर द केस सिनेरियो बाय विच डेट मिस्टर राहुल IRP should have made the public announcement under section 15 days, तो 30 अप्रैल है, उससे 15 डेज आपके काउंट कर लो, 30 अप्रैल + 15 नहीं, अच्छा IRP तो 7 डेज में कहते हैं इसमें अनाउंसमेंट कहते हैं इसमें कर देगा, ठीक है, वो 6th कहते हैं इसमें में आ जाएगा, वो मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट कहते हैं इसमें वर्ड ध्यान नहीं दिया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देते हैं, पंकज निधि लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, खुशी की बात है। अब पंकज निधि लिमिटेड वांट्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर एक्वायरिंग अनदर कंपनी बाय परचेज ऑफ इट्स सिक्योरिटीज। देखो नॉर्मली निधि कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज नहीं कर सकती, एक्सेप्शन क्या था, एसआर पास हो जाए और आरओसी की आपको कहते हैं इसमें क्या मिल जाए, अप्रूवल। नाउ द मैनेजमेंट ऑफ पंकज निधि लिमिटेड इज इन डिलेमा के क्या वो परचेज करने का एग्रीमेंट में एंटर कहते हैं इसमें हो सकता है या फिर कहते हैं इसमें नहीं। तो देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, दो चीजें में कंफ्यूज किया है, एक एंड और दूसरा और। तो निधि कंपनी को अगर दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज करनी है तो एक तो से एसआर पास करना है एंड आरओसी की अप्रूवल लेनी है, रीजनल डायरेक्टर, शायद मैंने अभी आरओसी पहले बोल दिया था, गलत है, वो रीजनल डायरेक्टर वर्ड आता है। तो यहां पर देखो इसने कनेक्शन क्या बनाया, और यहां पर क्या बनाया, एंड, तो इस वजह से ये नहीं, आंसर क्या बनेगा, बी। नेक्स्ट लेते हैं, अधीरा लिमिटेड एक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 13 has not entered into significant accounting transaction during last 1 year, मतलब डोरमेंट कंपनी है। The management of company was thinking to obtain the status of dormant company under section 455, सही है। The registrar on the filing made during the last financial year found some irregularities and order inspection of books of accounts under section 207, ये डोरमेंट है ही नहीं, क्योंकि आपने फाइलिंग और सब कुछ कहते हैं इसमें की है, और उसके बेसिस पर आपके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन हो रहा है, तो आप डोरमेंट कंपनी कहां से कहते हैं इसमें हो। Now the management of the company consult you to advise on the application to be made to registrar for obtaining the status of dormant company। सर मत करो, वैसे रिजेक्ट हो जाएगी। तो company shall be able to obtain the status of dormant company, नहीं। The company shall not be able to obtain the status of dormant company as
company shall be inactive, not carrying significant accounting transaction during the last 2 financial year. देखो डोरमेंट कंपनी का अगर आपको कहते हैं इसमें डेटा आता है तो आपको ये बात कहते हैं इसमें पता होनी चाहिए कि डोरमेंट कंपनी में दो कनेक्शन है। एक जिसने इनकॉर्पोरेशन से विद इन कहते हैं इसमें 12 मंथ्स में अपना बिजनेस कमेंस नहीं किया वो वाली, एक जिसका बिजनेस कमेंस तो हो गया लेकिन लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर से चल कहते हैं इसमें नहीं रहा, वो वाली सिचुएशन। खैर वाटर बोतल गा गई, गले बैठ गए, सुबह से क्लास से चल रही है। खैर द कंपनी शैल बी एबल टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, हाँ ठीक है, डोरमेंट कंपनी के लिए पहले एसआर पास करना पड़ता है। द कंपनी शैल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी क्योंकि वो इनएक्टिव कंपनी है, नॉट कैरिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 इयर्स। नहीं, इनएक्टिव कंपनी में सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का कोई रोल नहीं आता। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं बिगिनिंग वाली कंपनी से आता है। द कंपनी शैल बी एबल टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी after issuing notice to all the shareholders of the company for this purpose and obtaining consent of at least 3/4। सही है, या तो एसआर पास हो जाए या 3/4 की कंसेंट, तो इन दोनों में से कोई एक हो जाए। The company shall not be able to obtain the status of dormant company as inspection under section 20 of the act is going on against the company। देखो ये जो कहते हैं इसमें आपका कनेक्शन गिवन है इंस्पेक्शन वाला, पहले मैं भी इसको लेकर कहते हैं इसमें क्या था, कंफ्यूज था। ठीक है, कंफ्यूजन कहते हैं इसमें इस सेंस में था कि ये जो इंस्पेक्शन चल रहा है वो इरेगुलरिटीज है। अब इसने बिजनेस एक्टिविटीज तो कहते हैं दी नहीं, मेरे को वही याद रह गया, तो ये इसको सॉल्व देखो इसके बेसिस पे कर रहा है। अगर डोरमेंट कंपनी बनना है या तो एसआर पास करो या 3/4 की कंसेंट ले लो, तो यहां पर देखो इन दोनों में से कोई एक, तो ये दोनों कहां है, देखो ये सी आइदर 1 और 3, मतलब आपको 248 455 दोनों साथ में ध्यान रखने होंगे। कियारा लिमिटेड होल्ड 77% ऑफ शेयर्स ऑफ सन्नी लिमिटेड, बहुत खुशी की बात है। कितने परसेंट शेयर्स है, 77। क्या ये होली ओन्ड सब्सिडियरी भी नहीं, 100% चाहिए। कियारा लिमिटेड मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी अंडर सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर, हो ही नहीं सकता। फास्ट ट्रैक मर्जर के लिए कहते हैं इसमें ध्यान रखना है या तो 2 और मोर स्मॉल कंपनी हो या फिर होल्डिंग कंपनी विद इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी, ये होली ओन्ड सब्सिडियरी है नहीं, तो आप 233 के रूट से नहीं जाओगे फास्ट ट्रैक में, आपको लॉन्ग ट्रैक में जाना पड़ेगा 232 में, तो ये गलत है एप्लीकेशन। लीगल काउंसिल ऑफ कियारा लिमिटेड स्टेट्स दैट कंपनी कैन नॉट अप्लाई फॉर मर्जर अंडर सेक्शन 233, बेचारा बिल्कुल सही कह रहा है। ही फर्दर स्टेटेड के कंपनी को अप्लाई 232 में करना चाहिए, ये भी सही कह रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं इसमें लीगल काउंसिल की, कहते हैं इसमें ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ओपिनियन ऑफ लीगल काउंसिल ऑफ कियारा लिमिटेड इज वैलिड, फास्ट ट्रैक मर्जर इज 233 कैन बी मेड बिटवीन 2 स्मॉल कंपनी। देखो 2 स्मॉल कंपनी भी हो सकता है और होल्डिंग विद होली ओन्ड सब्सिडियरी भी है, ये भी वैलिड है। नहीं, ये तो सब्सिडियरी वर्ड दिया है। ओपिनियन ऑफ लीगल काउंसिल ऑफ कियारा लिमिटेड इज वैलिड as the provisions of fast track merger in section 233 can be made between holding and wholly owned subsidiaries, C 100% C answer। Under what circumstances the arbitration process comes to end as per Arbitration and Conciliation Act 1999? देखो आर्बिट्रेशन की ड्यूरेशन कितनी है, 12 मंथ्स। अगर 12 मंथ्स में वो अवार्ड नहीं आया तो वैसे भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर बी। अ मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, आईबीसी में सीओसी की मीटिंग के लिए क्वारम कितना चाहिए, 33%, तो सीधा ए में दे दिया। अन्ना अ फॉरेन सिटीजन हैज मेड डोनेटेड वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स इन काइंड टू वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफ इंडियन रेजिडेंस फॉर देयर पर्सनल यूज। 1 लाख तक तो कोई डिस्क्लोजर देना नहीं, 1 लाख या उसके ऊपर लेना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी है। डी 60 COC of Asoka Cement Limited under CIRP have passed a resolution allowing resolution professional of company for initiating the process of liquidation। COC ने क्या दिया, 66% की वोटिंग से कह दिया सर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग कहते हैं इनिशिएट करो। अब आरपी को अपॉइंट किया गया, मिस द आरपी वाज अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, बना सकते हैं आरपी को भी लिक्विडेटर क्योंकि उसको डेटा की नॉलेज तो होती है।
While forming the liquidation state, the liquidator was in dilemma regarding the inclusion and exclusion of the state. सर लिक्विडेशन स्टेट में किसको लेना है और किसको कहते हैं इसमें नहीं लेना. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट, यू एज अ क्वालिफाइड सीए, मतलब वो मान रहा आप सीए बन चुके हो, आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द लिक्विडेटर रिगार्डिंग द इश्यूज फेस्ड बाय हिम विद रेस्पेक्ट टू द एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन के बिया पर उसको दिक्कत आ रही, किसको काउंट नहीं करना. इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. इंक्लूजन में क्या आएगा, जो आएगा उसको छोड़ दो. एक्सक्लूजन में एसेट्स इन सिक्योरिटी कोलेटरल हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इस पे तो किसका राइट है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का, तो ये तो आएगी नहीं. एक तो ये हो गया, पर दो है, कंफ्यूजन मतलब एक और आ सकता है. एनी एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच अ सिक्योर क्रेडिटर हैज रेलिंक्विश्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो ये तो लिक्विडेशन स्टेट में आएगी. पर आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सक्लूजन. एसेट्स ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी विच आर इन द पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, तो थर्ड पार्टी की एसेट्स है वो आपकी कैसे होगी, तो लिक्विडेशन स्टेट में कैसे आएगी, तो ये भी नहीं है. तो 1 और 3 एक्सक्लूजन में गए, तो आंसर डी होना चाहिए. देखो डी है. फोर्थ, एसेट सब्जेक्ट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, ये आ भी सकती है. तो ये अपने ऑब्जेक्टिव खत्म. अब बात करते हैं डेस्क्रिप्टिव की. देखो वैसे तो वीएसआई ने एबीसी एनालिसिस आपको कहते हैं इसमें प्रोवाइड करवाया, तो आप एबीसी एनालिसिस के पोर्शन पर अटेंड करोगे तब भी काम हो जाएगा. एबीसी एनालिसिस में हमने इंटेंशनली आईबीसी को कहते हैं इसमें एक कैटेगरी में रखा है. एक तो 12 to 13 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट आता है, मतलब आना ही है, और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. थोड़ा फाइनल लेवल में आईबीसी को समझना चाहिए. पता नहीं बच्चे क्यों केवल कंपनी लॉ पर फोकस करते हैं, इकोनॉमिक लॉ पर कहते हैं इतना ध्यान नहीं देते, बेवकूफी करते. क्यों गैम्बल कहते हैं इसमें खेलते हो. खुद कहते हैं अब तो आईसी ने आपका काम आसान कर दिया, स्क्रा हटा दिया, सरफेस ही मेरा फेवरेट था, फालतू में हटा दिया, पर हटा तो दिया, तो वो भी तो लोड कम हो गया. तो अब आपको कहते हैं इसमें ये थोड़ा कहते हैं इसमें ध्यान देना चाहिए. तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में देखो, एबीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है ईयर मतलब दिसंबर 2010, कंपनीज एक्ट 1956, तो पहले 1956 ही था. फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021, फाइनेंशियल एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये दी है. पेड अप कैपिटल रिजर्व्स, टर्नओवर, समथिंग ये. The company secretary apprised the board of requirement of appointment of independent director. देखो आपको कहते हैं इसमें 31 मार्च 2020 के बिया पर सॉल्व करना है कि क्या कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है. ये कंपनी पब्लिक है, चलो ठीक है, लेकिन आपने लिस्टेड का तो कनेक्शन दिया नहीं. तो अभी मैंने आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बताया था, या तो पेड अप कैपिटल कितनी हो 10 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर कितना हो 100 करोड़ और मोर, या फिर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स कितना हो एक्सीडिंग 50 करोड़ इस डेट पर. तो इस डेट में देखो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है 8 करोड़, तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना. हाँ अगर वो 2021 के भी आप पे पूछता तो आंसर यस होता. रिजर्व्स काम का नहीं, टर्नओवर 75 करोड़, अगेन नहीं करना. बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स एफआई कितनी है 50, हमें कितनी चाहिए एक्सीडिंग 50, 1 रुपया कम हो गया. फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं 10, चलो कोई दिक्कत नहीं. तो आपको कहते हैं इसमें क्या नहीं करना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसके लिए तो अपॉइंट नहीं करना. द कंपनी सेक्रेटरी ने ये तो कह दिया, फिर आगे कहा कि सर अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है. अब का मतलब कब, इस डेट के भी आप पे करना पड़ेगा. अनलिस्टेड कंपनी है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए 2, 10 का 1/3 मत निकालना, यहाँ पर वो लिस्टेड कंपनी के लिए होता है. तो अब आपसे पूछा गया है इन द गिवन केस द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज 1 ईयर ओनली. करो ना, किसने मना किया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप सेक्शन 149 9 एंड 10 होगा शायद टेन्योर, अगर मैं श्योर हूं तो वहां पर कह रखा है कि 5 इयर्स का 1 कहते हैं इसमें आप टर्म दे सकते हो, 5 कॉन्जिक्यूटिव इयर्स का 1 टर्म, 5 मैक्सिमम है. यहां पर ध्यान रखना ऑडिटर वाले पॉइंट से थोड़ा डिफरेंट है. यहां पर अगर आपने 1 ईयर भी अपॉइंट कर दिया तो 1 टर्म के बराबर हो जाएगी. अब आपको सेकंड टर्म देनी है तो फिर क्या पास करना होगा, एसआर. तो ऑडिटर को आपने 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया, कोई दिक्कत नहीं. सेकंड टर्म फिर आप उसको 5 इयर्स की दे सकते हो, पर उसके लिए क्या पास करना होगा, एसआर. अब ध्यान ये रखना जो आंसर है फाइनल लेवल में वैसे भी आपको आइडिया होगा, रूल, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, इस पैटर्न पर आपको अटेंड करना चाहिए, तो आपका आंसर एक्यूरेट होगा.
और आप 60 to 70% कोर्स को बेटर करके चले जाओ, मतलब टिप्स पे आधी रात को कोई उठा के पूछ ले तो भी आप फाइनल में 50 प्लस आराम से ले आओगे। और लॉ में 50 प्लस तो बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि टॉपर्स हैं वो 70 to 80 की रेंज में अटक जाते हैं, ठीक है। और पेपर घुमा के आ जाए तो टॉपर्स भी 60 to 70 की रेंज में अटक के आ जाते हैं। सेकंड लेते हैं, Atlantic Garments Limited is a company engaged in the business of manufacturing of garments for all seasons. कंपनी में कितने डायरेक्टर्स है? 14। खुशी की बात है। The first meeting of board was held on 15 Feb. Thereafter, the subsequent meeting of the board were held on 29 Feb, 25th March, 30 अगस्त, वैसे वो थोड़ा ज्यादा लंबा ले गई, एंड 25 दिसंबर। चलो, क्योंकि 120 डेज वाला गैप है। पर आपको मैंने केस स्टडी जब सॉल्व कराई थी तब भी एक चीज बताई थी कि कोविड के कारण रिलैक्सेशन कहते हैं इसमें दिया गया था। जो बोर्ड मीटिंग है 120 डेज की जगह कहते हैं 180 डेज का, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैलिड मीटिंग है। In these meetings, the full strength of the board was present, except in the meeting of 25th March 2020, जिसमें केवल 4 आए। देखो घूम फिर के कॉरम पूछेगा, ठीक है। तो आपके पास कितने डायरेक्टर्स है? 14। कॉरम किससे बनेगा? 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 14। 14 का 1/3 कितना होगा? 4 पॉइंट कहते हैं इसमें समथिंग। फ्रैक्शन नंबर को राउंड ऑफ करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। आपके पास कितना आया? 4। रिजल्ट क्या होगा? कॉरम नहीं आने पर मीटिंग एडजॉर्न। कब के लिए? नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम एंड प्लेस। तो आपने बोर्ड मीटिंग जो 25 मार्च की बुलाई थी वो नेक्स्ट वीक, सेम डे, टाइम एंड प्लेस के लिए क्या हो जाएगी? एडजॉर्न। तो 25 मार्च प्लस 7 डे कर दो। तो मीटिंग वैलिड नहीं है क्योंकि कॉरम गायब है, और ये मीटिंग प्लस 7 डे, मार्च 31 का होता है, इसलिए आप 25 प्लस 7 करोगे तो 2 मत लेना, वो 31 का होता है, इसके लिए 1 आएगा, तो 1 को हो जाएगी एडजॉर्न। और अगर ये दिन नेशनल हॉलीडे का होता तो सक्सीडिंग वर्किंग डे जो नेशनल हॉलीडे का नहीं होता। नेक्स्ट लेते हैं, सूर्य लिमिटेड वांट्स टू रीऑर्गेनाइज द कंपनी शेयर कैपिटल बाय द कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड पास अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। आपने बोर्ड मीटिंग बुलाई, ट्रिब्यूनल को कहते हैं अप्लाई, कहते हैं इसमें किया, ट्रिब्यूनल ने कहा सर मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ। देखो सेक्शन 230 क्या कहता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज हो रहा है, मेंबर्स वर्सेस कहते हैं इसमें कंपनी, कंपनी वर्सेस क्रेडिटर्स में, तो आपको कहते हैं इससे पहले ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी है। और ट्रिब्यूनल अप्रूवल कहते हैं इसमें देने से पहले क्या कहेगी? सर मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाओ। कब कहते हैं इसमें मेंबर्स की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है? अगर 90% मेंबर्स कहते हैं सर हम इसके फेवर में, तो अलग से मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। In the meeting, some of the members made objection to such arrangement. However, the majority of the members were interested in the resolution proposed by the company. ट्रिब्यूनल ने मिनट्स स्क्रूटनाइज किए और अप्रूवल दे दी। देखो अगर आपका कहते हैं मर्जर और अमालगमेशन मतलब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वाला सिचुएशन है, तो या तो मेजोरिटी हैविंग 3/4, तो इन्होंने क्या किया? मेजोरिटी पे सॉल्व कर दिया, 3/4 लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फेवर में है तो ट्रिब्यूनल कहते हैं इसमें यस बोल देगी। जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है वो आरओसी को कब तक फाइल करना है? विद इन 30 डेज। तो क्वेश्चन इन्होंने दिखाया केस स्टडी है, पर एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आंसर पढ़ के देख लेना। आंसर के लिए मैंने आपका एक बेनिफिट कर दिया आरटीपी में, जो आईसीआई को भी करना चाहिए। ये पहले सारे क्वेश्चंस दे देती है, फिर पीछे एंड में आंसर देती है। उसकी मेंटलिटी ये है कि आप आरटीपी को एक नॉर्मल क्वेश्चन पेपर मानते हुए सॉल्व करो। आंसर उसने ऑन द स्पॉट इसलिए गिवन नहीं किए, वरना आप आंसर को देखकर कहते हैं इसमें चले जाते, तो दिमाग कहां से अप्लाई करता? गलत नहीं है, पर फाइनल लेवल का बच्चा है, इतना तो वो खुद भी समझ सकता है, हाइड कर लेगा आंसर को। तो मैंने आपके सीक्वेंस में आंसर कहते हैं इसमें ला दिए। नेक्स्ट देखो, परफेक्ट टायर्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2019 and came out with its first IPO in the month of May 2020. कंपनी के शेयर्स लिस्टेड है on the BSE and NSE after successful completion of the IPO and allotment of equity shares were made to investors. कोई दिक्कत नहीं। The chairperson of the board of directors is a non-executive director. पक्का मान के चलो सेबी LODR का क्वेश्चन है, क्योंकि ये वर्डिंग कहां से काम में आती है? सेबी LODR। अब एक सिचुएशन बताता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना और फिर कहते हैं इसमें फॉलो करना। देखो सेबी एलओडीआर के लिए पहली बात तो नॉर्मली क्या करता है? सेबी एलओडीआर करके क्वेश्चन गिवन करता है, क्योंकि जो ऑडिट कमेटी है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी वाला पोर्शन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
कंपनीज एक्ट और कहते हैं सेबी एलओडीआर। तो अगर वो गिवन करके दे तो बहुत बढ़िया बात है, आराम से अटेंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर क्वेश्चन से आपको वर्डिंग पिक करनी है। जैसे ये एक लाइन है, ये जो चेयरमैन ऑफ बीओडी है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आप कंपनीज एक्ट का एक सिंगल प्रोविजन बता दो जिसमें ये कहते हैं, इसमें वो कह रहा है कि चेयरमैन जो कहते हैं इसमें बीओडी का वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, नहीं। हाँ, वो चेयरमैन ऑफ कहते हैं इसमें अगर ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी की बात करता तो समझ में आता है कि ऑडिट कमेटी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बीओडी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहीं पे नहीं लिखा हुआ। 13 डायरेक्टर्स है, एक वुमेन डायरेक्टर है। अब आपको बताना है बेस्ड ऑन द स्टेटेड फैक्ट्स, where if after listing of the shares the total number of directors are 13 out of which one woman director, what shall be the required number of independent directors in the company? देखो सबसे पहला कहते हैं इसमें ये कौन सी कंपनी है, लिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी में 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, फ्रैक्शन नंबर को राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे, 1, ठीक है, एनी फ्रैक्शन नंबर को। तो आपके पास देखो जो कंक्लूजन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने थे, मतलब 13 डायरेक्टर्स है, 4.33, एनी फ्रैक्शन नंबर, एनी 0.50 से बिलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एनी वर्ड यूज में है। राउंड ऑफ किया 5 तो कितने चाहिए आपको, 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहते हैं इसमें अपॉइंट करने। अगर चेयरपर्सन कौन है आपका, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और अगर कल को चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ तो 1/3 से काम नहीं होगा, मिनिमम 50% डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। ये सेबी एलओडीआर में लिखा हुआ है। तो अगर आपका इसका सेकंड वेरिएशन पर चलें, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डू नॉट हैव रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देन व्हाट शैल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड। अगर आपके पास कहते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ही नहीं तो चेयरमैन भी कौन हुआ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो कितना चाहिए, हाफ। 13 का हाफ कितना होता है, 6 पॉइंट कुछ, राउंड ऑफ करेंगे तो कितने, 7। तो आपको कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो अपॉइंट करने पड़ेंगे, 7। तो सेबी एलओडीआर केयरफुली करना, आजकल वो सेबी एलओडीआर पर क्वेश्चन बनाता है। देखो मेरा फेवरेट तो सेबी आईसीडीआर था क्योंकि उसमें पब्लिक इश्यू और सब आता था, बोनस इश्यू, राइट इश्यू, सीए से रिलेटेड चीजें थी। पता नहीं सीएस का काम आपके लिए क्यों लाकर दे दिया। सेबी एलओडीआर लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सीए का पार्ट ही नहीं होता है। आपकी जो कहते हैं इसमें फर्म जहां पर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप मुझे चेक करके कहते हैं बता देना कब आपने ये सब चीजें वहां देखी है। सेंसलेस दे दिया, फॉलो तो करना मजबूरी है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, जीवार लिमिटेड अ डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज अंडरगोइंग सीआईआरपी। सीआईआरपी इनिशिएट हुई थी आपकी 1 जनवरी 2020, ये तो खुद नहीं दे दिया। Mr. Sub was acting as the IRP, who was later appointed as RP by the COC. Mr. Sub is working hard since first day to get a resolution plan approved before the last day of CIRP. कोई दिक्कत नहीं। However, due to external factors, as on 31st May 2020, he realized that he is unable to decide as to which resolution plan can be taken to the committee of creditors for approval, and also that he will need another 3 months to get resolution plan approved. 180 plus 90 days, तो 3 months तक तो चलो कोई दिक्कत कहते नहीं है। You are his partner in an insolvency professional entity. Advice as to the factors that need to be considered before taking the resolution plan to the committee of creditors. देखो सीधा सा लॉजिक है, अगर आपके पास ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो उनके बारे में भी आपने प्रोविजनिंग कहते हैं इसमें बनाई है या नहीं, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिबिलिटी है या नहीं वो ध्यान रखो। जो कॉस्ट ऑफ सीआईआरपी है उसके लिए दिया गया है नहीं, तो ये भी बनाया कहते हैं थ्योरेटिकल है, मतलब केस स्टडी पर ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। Whether Mr. Shub can seek an extension for completion of CIRP? Yes. कितनी बार? Only once. कितना? 90 days. ये 3 months के लिए कह रहा है, 90 days ही तो हुए, पर ओवरऑल टाइम पीरियड कितना है विद एक्सटेंशन? 330 days. ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। पूरा देखो थ्योरेटिकल दिया, तो ये कई बार दिखाता केस स्टडी है पर अल्टीमेटली वो निकलता कहता है इसमें थ्योरेटिकल, कहता है इसमें क्वेश्चन है। तो 90 डेज का देखो एक्सटेंशन आ जाएगा, ओवरऑल 330 डेज। ये 330 डेज में बार बार जानबूझ के बोल रहा हूं, बच्चे आज भी 180 प्लस 90 डेज में चल रहे हैं।
देखो समस्या कहते हैं इसमें ओवरऑल द, मैं इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया की कहते हैं इसमें बात कर रहा हूं। बच्चे क्या करते हैं फाइनल लेवल में, सबसे पहला एकदम लास्ट ऑफ द एग्जामिनेशन के टाइम पर प्रिपरेशन पर जाते हैं। अरे भाई जितने टाइम आपने क्लासेस कहते हैं लिए, जितने ड्यूरेशन की, कम से कम उसका हाफ टाइम तो रिवीजन के लिए लगेगा ना, कम से कम हाफ टाइम। अगर आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो टाइम क्लासेस से भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपका कोर्स एग्जामिनेशन से जस्ट 6 मंथ्स बिफोर कंप्लीट हो रहा है, तब भी मैं मानता हूं कि आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो जो एग्जाम से 1-2 महीने पहले पढ़ता है, क्या न्याल करेगा। हमारे जयपुर में एक फोटोकॉपी वाला है, जहां पर आईसीए का जनरली मटेरियल ऑल ओवर द इंडिया के जो पब्लिशर्स की बुक्स और है वो फोटोकॉपी होती है। मेरे पास कभी कभार जब टाइम आता है तो मैं कहते हैं इसमें उसके यहाँ पर जरूर जाता हूँ। मास्क है तो नॉर्मली मुझे बच्चे कहते पहचानते नहीं, फिर मैं हेलमेट और लगा लेता हूँ ऊपर, कार में जानबूझ के नहीं जाता उस दिन। तो मैं वहां पर स्टूडेंट की एक कॉमन कहते हैं इसमें ओपिनियन जो होती है, मतलब बातचीत करते हैं, उसको सुनता हूँ। अभी जब रिजल्ट आया था तो एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से कह रहा था, यार इस बार तो मैंने ना डीटी के पेपर में केवल एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी की, बस एक दिन पहले, फिर भी मेरे 35 आ गए। अगर इस बार मैंने ज्यादा प्रिपरेशन की होती तो मैं पक्का कहते हैं इसमें 70-80 ले आता। मुझे हंसी आ रही थी, मैंने कहा क्या एक्सक्यूज है ये, पेपर फाइनल का और जस्ट एक दिन पहले प्रिपरेशन की, तो भाई तू बाकी इस टाइम सो क्यों रहा था। समस्या क्या आती है फाइनल लेवल में, अगर आप फ्रेश हो, मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपका डिवोशन और ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 10, 20 वाले अटेम्प्ट पे चल रहे हो, तो आप धीरे धीरे जॉब में आओगे, क्योंकि कहते हैं इसमें खर्चा भी तो निकालना है, फाइनेंशियल कहते हैं प्रॉब्लम आती है। तो फिर आप केवल फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देते हो, जो आपका डिवोशन रहना चाहिए वो गायब हो जाता है। ऐसा मत करो, लग जाओ एक बार मेहनत करके, जैसे ही सीए बनोगे तो फिर देखो कितनी अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सीरियसली कहते हैं इसमें पेपर को दो। आगे बढ़ते हैं। सुदीप ऑफ जयपुर वाज पोस्टेड एज तहसीलदार इन अ तहसील हेडक्वार्टर नियर जयपुर। आफ्टर अ ईयर ऑफ हिज ज्वाइनिंग ही परचेज अ रेडी बिल्ट हाउस इन जयपुर इन द नेम ऑफ हिज वाइफ। बेनामी ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, वाइफ के नाम से ऐसे कैसे खरीद लिया। He ostensibly shown the business income of his wife, मतलब उसने क्या बताया कि सर वाइफ की बिजनेस इनकम है, and availed loan of 90% of the value of house from a bank and also gave a guarantee of house loan. The bank in this case did not ensure the business activity of his wife. Address of business place, income tax return filed, how long she is doing business, etc. And solely relying that Sudeep is giving the guarantee, it sanctioned the loan. मतलब बैंक ने चेक ही नहीं की डिटेल्स, वाइफ वास्तव में अर्निंग है या नहीं, और लोन दे दिया। किसके भी पर, सुदीप की गारंटी पर। आफ्टर अवेलिंग द लोन ही कंटिन्यू टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन द हाउस लोन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ रेगुलरली, मतलब पेमेंट करा था, थोड़ा एक्स्ट्रा भी डिपॉजिट करा था अपार्ट फ्रॉम द ईएमआई, मतलब एक्स्ट्रा हो गया। एंड विद इन अ ईयर लिक्विडेटेड द लोन अकाउंट, तो 1 साल में लोन अकाउंट कहते हैं क्लियर कर दिया। तहसीलदार है भाई साहब, बड़ी पोस्ट होती है, 2 नंबर का दबा के कमा रहा है। One of the employee in his office made complaint to ED of taking of bribe commission by him on regular basis and so liquidating the account in just a year. एम्प्लॉय को जेलेसी हो गई, सर रिश्वत लेता है नालायक, इसीलिए 1 साल में देखो लोन अकाउंट क्लियर कर दिया, घर परचेज करने का मजाक लगा रखी है। आपको बताना है क्या सुदीप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? यस। पहले देखो इसमें आपको सेक्शन 3 की मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन देनी है, देन सेक्शन 4 में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कहते हैं इसमें जो पनिशमेंट कहते हैं इसमें गिवन किया गया है वो आपको कहते हैं इसमें बताना है। तो देखो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन, whosoever directly or indirectly indulge or knowingly assist or knowingly is a party or actually involved in any process or activity connected with proceeds of crime। जो क्राइम वाली कहते हैं एक्टिविटीज है, जो आपके शेड्यूल ए में इतने सारे कहते हैं पैरा करके गिवन है, उसमें अगर कोई क्राइम करके आप प्रॉपर्टी कहते हैं बना रहे हो तो वही तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो बंदा मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कहते हैं इसमें करता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को भी डिफाइन करो, और जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस कहते हैं इसमें करता है उसको इनाम मिलेगा। कितना मिलेगा सोचो। देखो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 3 to 7 ईयर्स का,
लेकिन अगर वो एनडीपीएस होता तो 3 to 10 ईयर्स बन जाता, पर एनडीपीएस का यहाँ पर कनेक्शन है नहीं, तो वो ब्राइब उसके अंदर कवरअप हो गई। शेड्यूल पार्ट ए पैराग्राफ 8 ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखो नॉर्मली आई से इस टाइप से टारगेट नहीं करती कि शेड्यूल का कौन सा पैरा, पर थोड़े जो मेन है रिश्वत और वाले कनेक्शन, और वो ध्यान रख के चलो। नहीं याद है तो फिर पैराग्राफ 8 के जो मान लो 1/4 मार्क रखेगा वो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेन काम तो हो ही रहा है। अनमोल ओपन यूनिवर्सिटी of languages, a private university established under a state act, was meant to provide degree, diploma, certificate course to the student through online learning platform of various foreign language. कोई दिक्कत नहीं। The examination was also decided to be held online through their PC laptop. कितनी फैसिलिटी दी है। Several foreign governments intend to offer donation. अरे सर FCRA का क्वेश्चन है, फॉरेन गवर्नमेंट डोनेशन दे रही है for the development of their language. Mr. Bhupendra, the registrar, applied for the registration of the university and was granted certificate to receive foreign exchange. मतलब ले सकता हो foreign contribution of preparing the educational material, print or soft copy, paying of honorarium to teachers and IT related infrastructure for online classes only. चलो, Mr. Bhupendra faced financial problems for building the infrastructure of the university campus. फॉरेन से जो कंट्रीब्यूशन आया था वो किसके लिए? इसके लिए। अब पक्का मान के चलो उस नालायक ने क्या किया, बिल्डिंग कैंपस में कहते हैं इसमें उस पैसे को लगा दिया। क्या वो ऐसा कर सकता है? नो। जिस पर्पज के लिए आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है उससे डिफरेंट में आप उसका क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन कहते हैं इसमें नहीं कर सकते, आपको इसके लिए अलाउड ही कहते हैं, इसमें नहीं किया गया है। तो पहले तो सेक्शन 8 क्लॉज 1, जो पर्सन रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट, ये तो लॉन्गर टाइम वाला, या फिर प्रायर परमिशन, ये 1 टाइम वाला, वो रिसीव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, इसको यूटिलाइज किस में करेगा? जिसके लिए उसको पैसा मिला, ठीक है, वो आप किस में नहीं लगा सकते? स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में नहीं लगा सकते। shall not defray as far as possible such sum not exceeding 20% of such contribution is received in a financial year to meet administrative expenses. मतलब जो पैसा मिला है उसमें मैक्सिमम 20% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं। अब तो इसमें ये भी लिख दिया गया है कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और कौन सा नहीं। खैर, और ये जो 20% वाला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कहते हैं प्रायर अप्रूवल के बिना आप उसको डिफ्रे भी नहीं कर सकते, मतलब फॉलो तो करना होगा, सीजी की अप्रूवल लो। सेंट्रल गवर्नमेंट एलिमेंट प्रेस्क्राइब कर सकती है जिसमें कौन सी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएगी। अब तो पूरी लिस्ट आ गई। कंक्लूजन, द पर्पस फॉर विच द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड कैन नॉट बी डाइवर्टेड, चेंज नहीं कर सकते। द एंड यूज ऑफ द फंड्स हैज टू एंश्योर टू यूटिलाइज इन दैट पर्पस ओनली, सही बात है। देयरफॉर मिस्टर भूपेंद्र, द रजिस्ट्रार ऑफ यूनिवर्सिटी, कैन नॉट यूज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस। नहीं, आपका जो पर्पस था उसमें यूटिलाइज करो, दूसरे में कैसे डाइवर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, जॉन इज अ राइटर, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मुंबई पब्लिशिंग हाउस। इट कंटेन्स वेरियस क्लॉजेस सच एज टाइम लिमिट विद इन विच द manuscript is to be given, payment of royalty of 10% of amount received by the publisher, recovery of royalty amount in case of sales, return, revision of material. The agreement also contains a clause that in case of dispute, the matter may be referred to arbitration at the sole discretion of publisher. देखो, arbitration agreement कहते हैं इसमें जो है वो 2 वे से बनता है, एक तो arbitration clause और एक सबमिशन एग्रीमेंट, अलग से एग्रीमेंट बनाया। ये शो करने की कोशिश करे सर आपने एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया, नो। आर्बिट्रेशन क्लॉज दोनों पार्टी की कंसेंट से होना चाहिए। आपने यहां पर क्या लिखा है? सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिशर से कहते हैं इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज बनेगा, गलत है, ये वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है ही नहीं। फॉर द FY 2017-18, John received the royalty amount of 2.50 lakh. During the 18-19, the syllabus of management subject was changed and the author wrote manuscript for second edition. अरे मैन्यूस्क्रिप्ट कर दो, manuscript तो याद रखने में आसान रहता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। The statement of royalty payment for the FY 18-19 was given by the publisher as under. सर ये दिया है आपको। When John compared the amount of royalty which he received in previous financial year, क्योंकि वहां तो 2,50,000 आया, इस बार कितना है? केवल 40,500।
जॉन आर्ग्यूमेंट वर फ्यूचर सेल रिटर्न एंड रॉयल्टी डिडक्शन कैन नॉट बी मेड। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। द रिटेल बुक सेलर कैन नॉट रिटर्न द बुक आफ्टर 3 months। सर वापस बुक्स एक्सेप्ट ही क्यों की? अब आपको बताना है फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। देखो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट लॉटरी है, मतलब 4 to 5 मेन डेटा बस वो समझ लो, बाकी पूरे एक्ट की वर्डिंग को केवल रीडिंग करो, आपको मजा आएगा। कुछ हार्ड वर्डिंग ही नहीं, बिल्कुल आसान कहते हैं इसमें एक्ट है। लेकिन समस्या क्या है कि इसमें कभी तो क्वेश्चन देता और कभी नहीं देता। ये अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो आर्बिट्रेशन बहुत बढ़िया है। In the absence of separate arbitration agreement, whether the matter can be referred to the arbitration। देखो सबसे पहला या तो आर्बिट्रेशन क्लॉज हो या सबमिशन एग्रीमेंट हो। सबमिशन एग्रीमेंट है नहीं, आर्बिट्रेशन वो क्लॉज वैलिड बना नहीं, तो आप मैटर को कैसे आर्बिट्रेशन में भेजोगे? In the contract agreement, it was mentioned that in case of dispute, that matter may be referred to arbitration at the sole discretion of publisher। Whether the arbitration clause as written in the contract agreement is perfect? No। सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिशर बिल्कुल गलत है। दोनों पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनता है। तो फर्स्ट थिंग, आर्बिट्रेशन क्लॉज वाज देयर इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, देयर इज नो नीड टू हैव अ सेपरेट आर्बिट्रेशन क्लॉज। अगर आप आर्बिट्रेशन क्लॉज बना दो तो अलग से सेपरेट एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। पर समस्या क्या है, जो आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाया है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो सोल डिस्क्रिप्शन की कहते हैं इसमें बात कर रहा है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि क्या सर अलग से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा तभी आर्बिट्रेशन होगा? नहीं सर, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही आर्बिट्रेशन क्लॉज बना देते हो तो ये भी सफिशिएंट है। सेकंड पूछा है कि क्या वो आर्बिट्रेशन क्लॉज वाला जो पोर्शन था वो परफेक्ट था? नहीं, क्योंकि उसमें दोनों पार्टी की कंसेंट नहीं है, सोल डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट लेते हैं, Tokushia Motors Limited was incorporated in Japan. Its share capital is held by following person: citizen of India 10%, Indian companies 40%। मान के चलो क्वेश्चन सेक्शन 379। सेक्शन 379 क्या कहता है? फॉरेन कंपनी कब इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट की जाएगी, और उसके ऊपर चैप्टर 22 मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड कहते हैं आउटसाइड द इंडिया वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये मानते हुए कि जैसे वो इंडियन कंपनी है। तो उसका डेटा क्या है? अगर उसकी 50% और मोर पेड अप कैपिटल, 50% से काम हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज, किसके पास है? 1 or more सिटीजन ऑफ इंडिया, 1 or more कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर 1+2, मतलब पार्टली किसके पास है? सिटीजन के पास, पार्टली किसके पास है? कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के पास। तो यहाँ पार्टली सिटीजन के पास और पार्टली किसके पास है? बॉडी कॉर्पोरेट के पास। एग्रीगेट करें तो कितने हो गया? 50%। तो मतलब ये 379 में आ रही है। अब कंपनी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस मुंबई में ओपन किया 15 Jan 2021। बहुत बढ़िया चीज इसमें आती है। फिर ये ऑर्डर और ले रही है, द कंपनी वाज नॉट अवेयर ऑफ द इंडियन कंपनी लॉ। अब उसको नहीं पता कौन सा डॉक्यूमेंट देना है। कब ओपन किया? 15 Jan 2021। 28 फरवरी 2021 तक आपने कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, 392 का इनाम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेदर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 22 of the Companies Act 2013 are applicable on Tokushia Motors Limited? Yes, वो 50% वाला लॉजिक। What documents are required to be filed by Tokushia Motors Limited to the Registrar of Companies? देखो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कौन सा होगा? न्यू दिल्ली वाला। वो बेवकूफ बनाने का है क्या मुंबई में बने हो? न्यू दिल्ली। फॉर्म FC1 में आपको कहते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या करने होंगे? सबमिट करने होंगे। आप कहाँ से आए हो, कौन से चार्टर या इनेक्टमेंट के भी यहाँ पर बने हो, डायरेक्टर CS की कहते हैं इसमें डिटेल, वो सारे डॉक्यूमेंट। बाय व्हाट टाइम ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड? कब तक आपको फाइल करना है? 30 days। ही था ना? हाँ 30 days। तो मतलब आप 15/1/21 को बने, वहां से विदिन 30 days मतलब 14/2/21 तक ये डेटा देना है। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। Amar is a branch manager in Kismat Bank Limited. During the course of recovery drive initiated by the bank, Amar collected around 50 lakh rupees from the defaulters non-performing accounts. NPA से ले लिया। He did not credited the amount so recovered in the respective borrower's loan account, but kept with himself. ये तो गलती की। Later he absconded along with amount so collected. A FIR was lodged by the bank and the police. After making intensive search, caught and arrested him. पकड़ लिया।
चार्जशीट जो कोर्ट या अथॉरिटी के सामने सबमिट की जाती है, वाज इश्यूड एंड केस वाज सबमिटेड इन द कोर्ट। अब आपको बताना है सर इन विच कैटेगरी कॉग्निजेंस और नॉन कॉग्निजेंस द एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय अमर शैल बी ट्रीटेड। देखो कॉग्निजेंस कहते हैं इसमें क्या होता है, हीनियस कहते हैं इसमें नेचर का क्राइम, मतलब थोड़ा गंभीर मामले वाला, घृणित, हेट वाला सिचुएशन। तो उसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विदाउट वारंट कहते हैं इसमें अरेस्ट कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल छोटा मोटा क्राइम कहते हैं इसमें, उसमें विदाउट वारंट आप क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस देन दैट ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, डू यू एग्री? यस। सब्सटेंशिएटिव योर प्ली बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू, तो वो डेफिनेशन बता दो। Which offenses special court can deal with, whether the state case can be deal by the special court। देखो पनिशमेंट के लिए स्पेशल कोर्ट को तो कहते हैं सो बनाया गया। अब वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कितने ईयर से पनिशेबल है, तो 435 कहते हैं इसमें कहता है कि सर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी रॉन्गफुली ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश ऑफ कंपनी या हैविंग एनी सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कैश, तो इट शैल ऑन द कंप्लेंट ऑफ द कंपनी और एनी मेंबर्स और क्रेडिटर्स। अगर वो कितने वाला है, नॉट लेस देन 1 लाख, यहाँ तो 50 लाख का था, ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर सकते हैं कितना, 5 लाख तक, तो उसको सुन सकता है कौन, अपना स्पेशल कोर्ट। पर स्पेशल कोर्ट 1 लाख टू 5 लाख तक का सुन सकता था, यहाँ मामला कितना आ गया, 50 लाख, तो स्पेशल कोर्ट कहते हैं उसको सुन नहीं सकता। तो मतलब ये स्पेशल कोर्ट की रेंज से कहते हैं इसमें क्या हो गया, बाहर कहते हैं इसमें निकल गया। तो ये थोड़ा सा घुमाकर इसने क्वेश्चन कहते हैं इसमें दिया है। तो ये आपका देखो आरटीपी का सॉल्यूशन का कहते हैं पोर्शन हो गया। टॉपिक को रीड करो, बार बार रिवाइज करते रहो, मार्क्स अच्छे आएंगे। 60 to 70% कोर्स पे अगर अच्छा हो गया तो उस पर बार बार लगे रहो। टाइम वैसे ही देखो आईसीए ने 1 महीना बढ़ा के दिसंबर पहुंचा दिया, तो आपके पास इनफ टाइम ऑलरेडी है, ठीक है। बाकी कहते हैं जब एमटीपी आएगी नेक्स्ट, ये लेटेस्ट वाली, उसको सॉल्व कराऊंगा। अभी जो कहते हैं इसमें जुलाई अटेम्प्ट के एमटीपी वो है। मैंने देखो आपके जो आपके वीएसआई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब वाला, टेलीग्राम वाला, ये जो 30 केस स्टडीज थी वो सॉल्व करवा रखी है। अमेंडमेंट फाइनल क्या थे वो सॉल्व करवा रखे हैं। आरटीपी अभी सॉल्व करा दी, एमटीपी और आएंगी वो और सॉल्व करवा दूं। इतना तो मैं अपने साइड से कर ही रहा हूँ, बाकी आप करो, ठीक है।